जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, हिस्ट्री फैकल्टी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ओवरव्यू देने आए हैं अपने एनडीए और सीडीएस इन दोनों एग्जाम पैटर्न्स में, इन दोनों के सिलेबस में हमारे जीके का जो सेक्शन होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, यानी हमारी एग्जाम को टैकल करने की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा पेपर क्वालिफाई हो। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि ये हमारे बैचेस हैं, हम सबसे पहले अपना आते हैं हमारा जो एनडीए का जैसे एग्जाम है और जो हमारा सीडीएस का एग्जाम है, दोनों में हम एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम इसका चलेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं हमारी क्लासेस में, कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट बोलते रहते हैं मैम, मतलब बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं आपकी, आप लोग को इतना क्लैरिटी नहीं रहता डिफेंस के एग्जाम का, तो सारे प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन होता है। वैसे इसमें एनडीए का पूरा नोट डाउन है, सीडीएस का भी हम आपको इसी के साथ बताते चलेंगे। तो एनडीए सीडीएस दोनों ही जो छात्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अंत तक आप देखें और समझते हुए चलें। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हमारी कौन होती है, यानी एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सरकार ने किसको दी है, तो वो जिम्मेदारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कराता है इसका एग्जाम। ठीक है, ये वही यूपीएससी है जो आईएएस का भी पेपर कराता है, तो ये चीज तो आपको पता है। तो एनडीए सीडीएस दोनों ही एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एग्जामिनेशन का नेम जैसे यहाँ पे नेवल डिफेंस एकेडमी है, वहां पे आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, सीडीएस का एग्जाम है आपका। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ ईयर, सीडीएस का पेपर भी साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल के टाइम होगा, एक आपका सितंबर में होगा, यानी कि साल में 2 बार होता है। एग्जाम मोड, ऑब्वियसली आपका एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, यानी कि ऑफलाइन जाके आपको एग्जाम देना होता है। एनडीए के सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, यानी एनडीए में हमारा मैथमेटिक्स होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं गैट का टेस्ट है ना, इसी गैट में आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट में हमारा जो आपका इंग्लिश रहता है, आपका साइंस रहता है, आपका जीके रहता है, सब कुछ इसमें जीएटी यानी जो गैट का पेपर रहता है उसमें रहता है। फिर उसके बाद और इसमें जो एनडीए और सेम चीज़ जो आपके सीडीएस में होता है, तो सीडीएस में अगर हम आईएमए देखें तो उसमें मैथ्स भी आपका पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है और आपका जीके का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन यानी कि वहाँ पे 3 पेपर हो गए आईएमए, लेकिन जो स्टूडेंट्स ओटीए के लिए हैं उनके केवल 2 पेपर्स होंगे, यानी एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक आपका किसका पेपर होगा, जो आपका जीके जनरल साइंस का जो आपका पेपर रहता है। ठीक है, यहाँ पे एनडीए में जो हमारा पेपर रहता है मैक्सिमम मार्क्स 900 होते हैं, सीडीएस में हमारा 300 यानी 3 पेपर 100 नंबर के होते हैं। ओटीए वालों का केवल 2 पेपर होता है तो वो 200 मार्क्स का होता है। क्लियर। फिर निगेटिव मार्किंग हमारी होती है 1/3 निगेटिव मार्क्स, हमारे दोनों ही एग्जाम्स में हमारा 1/3 निगेटिव मार्क्स होता है। यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उन सब में 1/3 मार्क्स आपके क्या होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ चूंकि एनडीए का लिखा हुआ है तो ईच पेपर यानी 2.5 घंटे आपके होते हैं, और जो हमारा सीडीएस होता है उसमें 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का हमारा पेपर हुआ करता है। फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट हमारी यहाँ पे दी हुई है upsc.gov.in। ठीक है, ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था कि ये दोनों पेपर हमारे कैसे होते हैं। अब हम इसमें और ज़्यादा ट्रिकल डाउन करें तो इसमें हम पहुंचते हैं अपने जीके के सेक्शन में, है ना, जो हम जीके आपको पढ़ाते हैं, तो हम अपने सेक्शन में आते हैं। उसमें हमें किस तरह से क्या करना है, हमारे उसमें हमारा सिलेबस किस तरह से रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी एनडीए और सीडीएस कौन ज़्यादा कठिन है, कौन ज़्यादा ईजी है, एनडीए का सिलेबस ज़्यादा है कि सीडीएस का सिलेबस। तो ऑब्वियसली एनडीए हमारा 12th लेवल का एग्जाम है, सीडीएस हमारा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना। यानी एनडीए और सीडीएस में, जो सीडीएस में है जो आपका जीके का टफनेस का लेवल है, क्योंकि हम यहाँ पे जीके के बारे में बता रहे हैं तो हम जीके का आपको जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम आपको करते हुए चलेंगे। तो हमारा एनडीए में अब हम अगर एनडीए के सब्जेक्ट्स और सीडीएस के सब्जेक्ट्स पे आए तो सब्जेक्ट हमारे, अगर हम जीके के सब्जेक्ट्स में देखें तो हमारा हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यानी हमारे 4 सब्जेक्ट ओवरऑल जो हमारे होते हैं वो मोटे मोटे हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। यानी एक आपका हो गया हिस्ट्री, एक आपका हो गया ज्योग्राफी, एक हो गया पॉलिटी, एक हो गया इकोनॉमी। ठीक है, एनडीए में हमारे एनडीए के एग्जामिनेशन में अगर हम इकोनॉमी में आए तो इकोनॉमी में केवल एक टॉपिक है एनडीए के एग्जाम में जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स।
यानी एनडीए के एग्जाम में केवल इकोनॉमी का एक चैप्टर आपको पढ़ना है और उसका नाम है 5 ईयर प्लान्स। अब आज तो आपको पता है ये प्लानिंग कमीशन तो अपने देश से हट गया है, तो देश से प्लानिंग कमीशन हट गया तो क्या प्लानिंग नहीं होती अब कंट्री में? होती है, लेकिन अब वो प्लानिंग नीति आयोग करता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो यानी केवल हमें क्या पढ़ने हैं? 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान से ईजी है एनडीए में आपका ये। वहीं अगर हम आ जाएंगे सीडीएस में तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बिकॉज सीडीएस में इकोनॉमी का अच्छा खासा पोर्शन रहता है। और इस बार जैसे 8 9 10 11 आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपके इकोनॉमी से, और उन क्वेश्चन का टफनेस का लेवल होता है वो भी अच्छा खासा होता है, तो उसमें हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमारा एनडीए का हो गया यानी इकोनॉमी। अब जो एनडीए में ये दो जो सब्जेक्ट हैं, एक्चुअली इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे जियोग्राफी जो आपका है, ये दो आपका इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों आपका हिस्ट्री ही है, और इधर ये आपका जियोग्राफी। इन दोनों सब्जेक्ट्स में पहली चीज तो हम आ जाए, एनडीए में हमारे जीके के पेपर का कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। सीडीएस में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं 50 में हमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से भी पूछे जाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, यानी इन 50 क्वेश्चन में। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा इसको तोड़ूं तो इसमें क्या आ जाएगा? इसी 50 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पोर्शन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो इन दो सब्जेक्ट से पूछा जाता है, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। यानी कि 50 में से आपके 20 में से ±2-3 आप कर दीजिए, इतने क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। +-2-3 यानी कभी 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री से, कभी 17-18 ही आते हैं। जैसे इस बार 16 क्वेश्चन ही आपके हिस्ट्री से पूछे गए थे। ठीक है, तो उसी तरह से इस बार जैसे आपके 20-21 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे, इस बार का जो एनडीए का एग्जाम हुआ था अप्रैल में आपका, उसका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। तो यानी कि जो बड़ा पोर्शन होता है हमारे एनडीए की तैयारी में जीके में, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का रहता है और जियोग्राफी सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी अगर हम इसमें ट्रिकल डाउन करें कि हिस्ट्री में भी क्या चीज़ें रहती हैं, तो हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का भी हमें ओवरव्यू लेना होता है, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत अच्छे से कवर करना होता है, उसमें से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब एक नया कल्चर यूपीएससी ने शुरू किया है, वो आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मंदिर निर्माण कला, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा है, कैसा डेवलप हुआ आज। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, आज हम जो भी हैं वो एक कंटिन्यूअस एक इवोल्यूशन को फॉलो करते हुए आए तब आज, यानी वो हमारी एक हिस्ट्री है। अगर हम आज से 500 साल पहले अपने एंसेस्टर्स पे जाएं, उनका लाइफस्टाइल कुछ अलग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो वो एक जो पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है वही क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है। और इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत छोटा सेगमेंट हमें कवर करना होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड ये जो आज का है 21st सेंचुरी में ये कैसे डेवलप हुआ। तो इसके लिए हमें कुछ बहुत इवेंट्स हैं जो बहुत खास हुए, हालांकि जो सारे खास इवेंट्स हैं वो आपके कहाँ हुए? यूरोप में हुए, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब आप कहेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन तो नॉर्थ अमेरिका में हुआ, तो हाँ बिल्कुल, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर्स में से थोड़ा सा हमें देखना होता है, और फिर उसके बाद ये कोलोनाइजेशन जो आपका ब्रिटिशर्स ने किया। तो मतलब बहुत छोटा आपका पोर्शन रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चंस उसमें से कभी कभार आपके पूछ लिए जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं जियोग्राफी में। अभी हम सीडीएस के सेगमेंट में भी आएंगे, तो सीडीएस वाले स्टूडेंट बिल्कुल परेशान मत होना कि मैम अभी हमारा उसमें बताइए आप। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में अगर आते हैं तो ज्योग्राफी हमारे एनडीए और सीडीएस दोनों में ही होती है। और ज्योग्राफी का जो हमारा सेक्शन होता है, ज्योग्राफी में हमसे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, यानी ज्योग्राफी का जो हमारा सेक्शन होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले शुरुआत वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम करते हैं। तो चलिए इसमें हम एनडीए और सीडीएस दोनों को ही कंबाइंड करते हुए चलते हैं, यानी कि ज्योग्राफी में हमारा जो ज्योग्राफी है एनडीए और सीडीएस, इसमें हमें दोनों में देखना है वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर इंडियन ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले तो हमारा एकदम बेसिक सा व्यू होता है कि अर्थ क्या है, कैसा है, मतलब सोलर सिस्टम। पहला चैप्टर तो हमारा सोलर सिस्टम से शुरू होता है, जो कि दोनों में होता है कॉमन। ठीक है, एनडीए और सीडीएस में ज्योग्राफी का सिलेबस काफी हद तक आपका कॉमन है, क्वेश्चंस भी सेम आपके पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर तो हमारा हो जाता है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से भी हम आए तो अपने अर्थ पे आ जाते हैं। तो दूसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा अर्थ में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इनको समझना होता है।
है, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें आपका घर कहाँ है तो आप अपना एड्रेस बताओगे, कोई भी आप बताओगे सिविल लाइंस में है हमारा, है ना, यहाँ पे हमारा घर है, प्रयागराज में है। तो उसी तरह से जब कंट्रीज पूछी जाती हैं वर्ल्ड के मैप में तो उनके 2 कोऑर्डिनेट्स यानी एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, तो वो बिंदु हैं, उसमें से हमारा क्या होता है, हमारा एड्रेस बताया जाता है वर्ल्ड के मैप में। तो वो चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर पे फिर हम अर्थ के बारे में और पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि अर्थ हमारा कैसा बना है। अगले चैप्टर पे जब हम पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर हमारा होगा लिथोस्फेयर, यानी कि ये जो लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर हमारा होता है स्थल मंडल, यानी कि ये जो हमारा स्थल, जिस सरफेस पे, जिस पृष्ठ पे पृथ्वी की हम लोग रह रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। ये चैप्टर बहुत विस्तृत होता है, इसमें से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन क्या एनडीए में क्या सीडीएस में पूछे ही जाते हैं। इसी में आपका रॉक्स आ जाएगा, इसी में आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो जलमंडल यानी ओशियनोस्फेयर होगा। ओशियनोस्फेयर यानी कि समुद्र, दुनिया भर के जो आपके समंदर हैं, उन समंदर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, एनडीए में भी सीडीएस में भी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, कहाँ पे हवा ज़्यादा होती है, कहाँ पे हवा कम हो जाती है, हवा का दबाव कम हो जाता है, इसको हम पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यही एटमॉस्फेयर है, यही जिम्मेदार होता है हवाओं का किस तरह से चलना होता है, और फिर वही हवाएं जिम्मेदार होती हैं मौसम के लिए, ठीक है। वो मौसम, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में, आपको पूरी पृथ्वी की गतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी, मौसम, क्लाइमेट सब इसी में आपको समझ में आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। साइक्लोन कैसे आते हैं, एंटी साइक्लोन कैसे आते हैं, यहाँ पे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और फिर उसके बाद हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी मैपिंग करनी है। मैपिंग क्या एनडीए क्या सीडीएस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जब भी क्लास शुरू करते हैं, हमारे बैचेस जब शुरू होते हैं तो हम स्टूडेंट्स से सबसे पहले कहते हैं कि मैप तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। और जितने हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो जब भी अपना रूम में बैठते हैं कि अब हमको तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले मैप ही चिपकाते हैं अपने कमरे में। लेकिन स्टूडेंट्स पता है क्या होता है, मैप चिपका तो लेते हैं लेकिन उसको देखने की आदत नहीं डालते हैं। यानी वो हमारे कमरे में फर्स्ट डे से लगा है लेकिन हमको कुछ नहीं पता कौन सी कंट्री कहाँ पे है, क्या कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हम उस मैप को देखने की आदत नहीं बनाते। और जब तक मैपिंग नहीं तैयार होगा तो यूपीएससी के पेपर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यूपीएससी डायनेमिक पेपर बनाता है, और डायनेमिज्म यानी करंट अफेयर से रिलेट करके बनाएगा तो जो भी कंट्री न्यूज़ में है उसी से रिलेट करके वो क्वेश्चन दे देता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन होते हैं और सीधे सीधे आपके कैसे होते हैं, करंट के डेटा से रिलेटेड आपके होते हैं। चले, तो ये हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। फिर हम आते हैं सेकंड सेगमेंट पे यानी इंडियन ज्योग्राफी। ये दोनों ही चीज़ें एनडीए सीडीएस दोनों में है, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा इंडिया की स्थिति कहाँ, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंडिया है, फिर इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं, फिर इंडिया में पर्वत कहाँ पे हैं यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत की भू आकृति कैसी है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया में रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत में कैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को जाके बहती हैं। फिर अगले चैप्टर पे हम आते हैं उसमें सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत में मिट्टी के प्रकार, और जैसी मिट्टी होगी वैसी ही वनस्पति होगी, यानी कि जिस प्रकार की मिट्टी होगी वैसे ही वहाँ पर वेजिटेशन होगा। अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक है। वेजिटेशन को करते हुए जब हम कल चलेंगे फिर हमारा क्लाइमेट इन इंडिया। हालांकि क्लाइमेट हम ओशियनोस्फेयर में पढ़ चुके होंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लाइमेट पढ़ेंगे ना उसमें इंडिया का एक ओवरव्यू हम ले लेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। फिर हम आएंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया, माइंस एंड मिनरल्स इन इंडिया, यानी भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज निकलते हैं। फिर खनिज पे बेस्ड, जैसे मान लीजिए कहीं से लोहा निकल रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, तो वहाँ पे आपके स्टील की फैक्ट्री तो अपने आप लग जाएगी। अब वहीं पे लोहा अवेलेबल है, वहीं पे कोयला अवेलेबल है, तो स्टील फैक्ट्री वहाँ लग जाएगी। जैसे जमशेदपुर में आपका स्टील की कंपनी आपकी लगी हुई है, स्टील वहाँ पे बनता है, बिकॉज स्टील को क्या चाहिए, लोहा चाहिए, आपका कोयला चाहिए, कोयले से ईंधन बनेगा और आपका लोहे से आपका स्टील बनेगा। तो उस जिस हिसाब से जहाँ के खनिज होंगे वहीं पे वैसी ही इंडस्ट्रीज लगेंगी, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ खेती मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, है ना। एग्रो बेस्ड यानी कि जैसे आलू अगर यहाँ पे बहुत होता है तो आलू से चिप्स बनने की फैक्ट्रीज यहाँ, यानी कि फूड पार्क्स होने चाहिए कुल मिला के। तो ज्योग्राफी, ये हमारा पूरा ज्योग्राफी का ओवरव्यू था। तो ज्योग्राफी का अगर मैं बोलूँ एनडीए और सीडीएस बहुत हद तक आपका क्या चलता है, समान चलता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीडीएस की हिस्ट्री पे आ जाते हैं, बिकॉज ये एनडीए की हिस्ट्री हमने कवर कर ली, एनडीए की ज्योग्राफी कवर कर ली, सीडीएस में हमने ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये आर एक्स्ट्रा हो गया है, चलिए तो उस पर परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ज्योग्राफी हो गया है। अब हम आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री सीडीएस। सीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो सीडीएस में इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है,
यूपीएससी ने पेपर का टफनेस लेवल ऐसा कर दिया है कि आपका आईएएस का पेपर और सीडीएस के पेपर की हिस्ट्री बहुत हद तक सेम हो गई है। तो आप कहेंगे मैम इतना टफ, तो देखिए टफ पेपर से कभी घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज टफ पेपर, ईजी पेपर से घबराना चाहिए, बिकॉज जब पेपर ईजी आता है तब कट ऑफ इतना शूट ऑफ करता है कि आपका पता लगा कि 120, 130, 140 आपका कट ऑफ चला जाएगा उसमें आपके सॉल्व करने के, क्योंकि उसमें तुक्का वाले स्टूडेंट्स का भी हो जाता है, जो गेस से जिन्होंने मेहनत नहीं भी करी उनका भी हो जाता है, वो लक सिस्टम आपका आ जाता है। लेकिन जब पेपर टफ होता है उसमें वही निकाल पाएगा जिसने पढ़ा होगा, और जब पेपर टफ होता है तो आपका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। जैसे अभी तक के इतिहास में सीडीएस का इस साल का पेपर बहुत कठिन आया था, मतलब मैंने भी जितने पेपर्स का रिव्यू किया है उसमें ये पेपर सबसे कठिन था। और कहीं पे भी आप कोई भी जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट, टीचर्स जो हमारे पढ़ाते हैं, उन्होंने वो सभी बोलेंगे कि इस बार 100 से कम ही हमारा क्या है कट ऑफ का जाना है। हालांकि सीडीएस का भी हमारा रिजल्ट आ गया है, तो क्यों? क्योंकि इस बार का पेपर टफ आया था। तो इंडियन हिस्ट्री हमारे पेपर टफ होता है, इसमें हमारा एंशिएंट होता है, मिडवल होता है और हमारा आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में सेम हमारा रहता है, फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। एंशिएंट में भी हमारा कल्चर पे ध्यान होता है, यानी कि जितने हमारे साम्राज्य हैं, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, तो इनके टाइम पे अगर कुछ आर्ट एंड कल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे इस बार चैप्टर अगर पूछा जाए तो एक आर्ट एंड कल्चर और एक आपका भक्ति काल से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो भक्ति काल तो हमारा मिडवल हिस्ट्री में चला जाता है, तो ये हमारा हिस्ट्री में रहता है। हिस्ट्री के लिए सीडीएस एनडीए के स्टूडेंट्स को तो क्लासरूम के नोट्स सफिशिएंट है, उनको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हम खुद आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। लेकिन सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी, क्योंकि जब भी कोई भी विवाद भी अगर होता है किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपने गूगल किया मैम इसमें तो ये आंसर आ रहा है, यूपीएससी वही आंसर मानता है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है। तभी स्टूडेंट्स को हम पहले कहते हैं बहुत सारी किताबें खरीदने की, मतलब किताबों का ढेर अपने घर पे नहीं लगाना, अपने रूम पे नहीं लगाना। 11th-12th की एनसीईआरटी ले लीजिए, मोर देन इनफ है। हाँ, ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बताऊं, सीडीएस एनडीए के स्टूडेंट्स को तो क्लासरूम के नोट्स पर्याप्त हैं, दीपक सर पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया, उसको सारी चीजें कवर कर रहे हैं। सीडीएस के स्टूडेंट्स को क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक ले लेनी है, फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक लेनी है, शायद 60-65 की ये किताब आती है, सेकंड हैंड भी आपको मिल जाती है, तो बहुत सही पतली सी बुक है, कंप्लीट ज्योग्राफी। बस उतना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ज्योग्राफी बस उसी से कर लिया, उसको करने के बाद क्लासरूम के नोट्स, बस इतना आपने कर लिया, आपके लिए वो मोर देन इनफ है। यानी कि ज्योग्राफी के लिए भी हमें कोई मोटी किताब कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लोग आईएएस लेवल की किताबें खरीद लेते हो, किसी ने जीसी लियोंग खरीद रखी है, किसी ने माजिद हुसैन खरीद रखी है, ठीक है ले रखा है, माजिद हुसैन तो काफी मोटी, जीसी लियोंग तो फिर भी पतली सी बुक है, लेकिन पतली सी बुक है, लेकिन इतना ज़्यादा वो एक तरह से उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो इन डेप्थ एनालॉजी अगर आप की जाए, अगर उस किताब का एक्सप्लेनेशन ही लिखा जाए तो अच्छी खासी मोटी सी बुक बन जाएगी, बिकॉज वो किताब बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव है ना, और वो बहुत हाई लेवल की किताब हम उसको बोल सकते हैं ईजिली। अगर फर्स्ट टाइम आप रीडर हैं तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, जीसी लियोंग की बुक, ठीक है। तो आपको 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक ले लेनी है, मोर देन इनफ है हमारे ज्योग्राफी के लिए। पहले उसको पढ़ो, तब फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और क्लासरूम के नोट्स सफिशिएंट है। साथ में मैप करके रखना है, मैप तो हर स्टूडेंट को, कौन सा देश, मैप तो मैं क्लास में स्टूडेंट से बोलती हूँ कि आप लोग के रूम पे आपका मैप लगा ही हुआ है, तो आप आदत डालो, खाना खाने के बाद आए और फिर सोचो कि आज हम इंडिया से चलेंगे वेस्ट की तरफ, आज अफ्रीका की तरफ घूम के आते हैं। किसी दिन सोच लो साउथ ईस्ट एशिया, आज थाईलैंड घूमने चलते हैं, तो थाईलैंड घूमने चलते हैं तो ऐसा नहीं है हवाई मार्ग से मत जाना कि इंडिया से सीधे थाईलैंड पहुंच गए, लैंड रूट से जाना कि इंडिया के बाद अगला कंट्री म्यांमार, म्यांमार के बाद अगला कंट्री थाईलैंड, थाईलैंड बीच में कौन सी नदियां पड़ रही हैं, म्यांमार में आपको कहाँ पड़ेगी, इरावदी रिवर पड़ेगी, साल्वीन रिवर पड़ेगी, थाईलैंड में आप पहुंचेंगे मेकोंग रिवर पड़ेगी। तो इस तरह से जाना है, और ये मैप एक दिन में कभी किसी स्टूडेंट को नहीं तैयार होता, हमें खुद एक दिन में नहीं तैयार हुआ, ग्रेजुअली पढ़ते गए पढ़ाते गए तब जाके मैप तैयार हुआ। तो मैप यानी कि अगर आपने तैयारी अपनी अभी शुरू की है तो इसको ये करिए कि अभी से हमको, जब हमारी तैयारी समाप्त हो, हमारा एग्जाम आने वाला हो, तब तक हम मैप में, इसमें हम मतलब एक तरह से प्रो हो चुके हो। हमसे कोई भी पूछे ये कंट्री कहाँ है, हम तुरंत बताएं, उसके आसपास की कंट्रीज, उसके आसपास की वाटर बॉडीज, तो ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए 2 सब्जेक्ट हमारे टैकल हो चुके, हमारा हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया। अब इकोनॉमी हमारा एनडीए का हो चुका है, केवल एक चैप्टर करना है, 5 ईयर प्लानिंग। अब हम आ जाते हैं अपने सीडीएस की इकोनॉमी में, यानी सीडीएस की इकोनॉमी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के, और अगर पढ़ा हुआ ना हो तो आप कहेंगे मैम बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, समझ ही नहीं आया क्या है। देखिए, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, हमारा होता है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था।
इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र मतलब पूरे प्रिंसिपल है, सिद्धांत की एक पूरी किताब है कि देश की अर्थव्यवस्था के क्या है, कैसे होना चाहिए सब कुछ, और उसी का जो एप्लीकेशन है उसको इकोनॉमी कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था क्या है, उसका एक एप्लीकेशन है। थ्योरी क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो पहला तो दोनों में बेसिक अंतर ये होता है। तो आपसे इकोनॉमी पूछी जाती है, यानी उसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, आपसे केवल एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उन एप्लीकेशंस में आपसे क्या पूछा जाता है? तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है, यानी इकोनॉमी में समझने के लिए तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? जीएनपी यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, फिर जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर एनएनपी, एनडीपी, ये आपके, फिर देश की नेशनल इनकम यानी देश की राष्ट्रीय आय कैसी निकाली जाती है, फिर राष्ट्रीय आय आ गई और उसमें से देश में कितनी आबादी है उसमें से डिवाइड कर दिया तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय आ गई। तो पहला चैप्टर तो हमारा इकोनॉमी का एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है। फिर मनी क्या होता है, ये सारे मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले बार्टर सिस्टम होता था, लेन देन है ना, वस्तु विनिमय हुआ करता था, फिर चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ी, मेटेलिक मनी आया, फिर उसके बाद पेपर करेंसी आई, और अब क्या आ गया है, आपका कैशलेस सिस्टम पूरा चल रहा है। तो डिजिटल करेंसी आपकी आ रही है ना, सेंट्रल बैंक की भी डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है। अच्छा, डिजिटल करेंसी को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी मत समझ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद इकोनॉमी में हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम इकोनॉमी में अगले चैप्टर पे जो हम बढ़ेंगे, ये बेसिक चीज़ें जब हम सब समझ लेंगे तब हम आएंगे किस पे? पब्लिक फाइनेंस पे। यानी सरकार, ये जो पूरे देश में पैसे का आवागमन हो रहा है, इसको हैंडल कौन कर रहा है? सरकार की तरफ से। सरकार ने एक को अपॉइंट कर रखा है और सरकार की तरफ से जिम्मेदारी आरबीआई को मिली है। आरबीआई हैंडल करता है। तो आरबीआई खुद अकेले बैठ के हैंडल नहीं करता, वो पॉलिसी बनाता है। फिर वो पॉलिसी बनाता है तो उसके जितने बैंक हैं देश भर में, जहाँ पैसा जमा होता है, जहाँ से पैसा आगे जाता है, उन सबको वो पॉलिसी फॉलो करनी होती है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी आपकी आएगी, बैंक रेट क्या होता है, यानी रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आपका एमएसएफ क्या होता है, आपका मतलब ये कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमी से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए डर जाते हैं बिकॉज आपको टर्मिनोलॉजी में आप परेशान हो जाते हैं, मैम इतने सारे वर्ड के नाम आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक बार आपने इसको समझ लिया, दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। और अक्सर होता है, स्टूडेंट्स आपके साथ भी होता होगा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जहाँ पे इकोनॉमी वाला पेज जो सेक्शन रहता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका द हिंदू हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो इकोनॉमी वाला पेपर सबसे पहले आगे बढ़ता है बिकॉज उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें उसकी टर्मिनोलॉजी ही पता नहीं होती कि उसमें क्या चीज़ें हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इकोनॉमी पढ़ लेंगे, आपको वो सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो देश में पैसे का आवागमन कैसे हो रहा है, देश में कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ पे पैसे का मतलब एक तरह से झोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तब आपको बहुत अच्छा मतलब एक तरह से एम्पावर्ड सा महसूस होगा। तो इकोनॉमी तो मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे खुद इकोनॉमी बहुत पसंद है पढ़ना। पहले नहीं समझ में आता था तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जब इसको पढ़ा तो लगा कि यार ये तो मतलब सारे स्टूडेंट्स को आपको उसको इन डेप्थ आपको पढ़ना चाहिए। तो सीडीएस में ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको इकोनॉमी पढ़ने को मिलती है, बिकॉज अंततः अगर हम सारी जॉब भी करने जा रहे हैं तो उसमें हमें पैसे मिलेंगे, यानी सैलरी हमें मिलेगी। तो सैलरी हमें कैसे मिल रही है, किस हिसाब से मिल रही है, सरकार कैसे सैलरी दे पा रही है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार कैसा खर्चा कर रही है, सारी चीज़ों की जानकारी होगी। ऐसा लगेगा आपको कि मुझे मतलब सब सारा कुछ समझ में आने लगा, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे रन करता है, अगर इकोनॉमी आपको समझ में आ गई, यानी अकाउंट्स आपको, ये सारी चीज़ें। तो पब्लिक फाइनेंस हमें समझ में आना चाहिए। फिर पब्लिक फाइनेंस के बाद हमें आना है जो आपका इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, इकोनॉमिक सेक्टर्स, हमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, फिर सरकार की कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे आरबीआई का जो आपका कैशलेस करेंसीज जो आपकी चल रही, एनपीसीआई जो आया है, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। हमारा जो ट्रेड होता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, किसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, इसके जैसे आज इसी बार आपके एग्जाम में सीडीएस में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका आरसीईपी से क्वेश्चन पूछा गया था। जो आरसीईपी बहुत ज़्यादा जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, बहुत सालों से न्यूज़ में बना हुआ था, हालांकि भारत ने आरसीईपी सिग्नेचर नहीं किया था, यानी भारत उसका हिस्सा नहीं बना था। इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बहुत सालों से ये न्यूज़ में बना हुआ है। और यूपीएससी ने आरसीईपी से आई थिंक 2-3 साल पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था आरसीईपी से। तो देखिए, यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, यानी एक एग्जाम में वही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक रिपीट कर देता है। यानी आरसीईपी से आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अभी इस बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। और एक चीज़ और प्लस पॉइंट होता है इकोनॉमी में, जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके ही होते हैं। जैसे मान लो अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, क्योंकि आरबीआई ही सारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, हर 2-2 महीने में आपका आता रहता है, तो कुछ भी चेंजेस हुए तो उसमें से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मतलब इकोनॉमी हमारा कम्प्रिहेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत कम्प्रिहेंसिवली लेके चलना है, लेकिन जो टारगेट हमारे चैप्टर्स हैं उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अगर हमने उसको कर लिया तो ये क्वेश्चन हमारे एक तरह से हिस्ट्री में और बाकी में, मतलब हिस्ट्री में तो एक तरह से ये होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, पता है कि नहीं पता, इकोनॉमी में 100% होता है, 50-50 नहीं होता, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और बहुत अगर अच्छे से आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली तो इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन तो यूं है, मतलब आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए फिर अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमारा यहाँ पे भी है, यानी एनडीए में भी है। एनडीए और सीडीएस पे अगर हम आए, एनडीए में पॉलिटी में हमने क्या पढ़ा, एनडीए और सीडीएस में दोनों में ही पहला चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी भारत का जो संविधान बना है ये आज ऐसा क्यों है, मतलब ये आज इस तरह का अगर हम लोग संसदीय व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्यों हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है अमेरिका जैसा, है ना। तो इन सब के जवाब आपको मिलेंगे पहले चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में संवैधानिक विकास हमारे देश में कैसा हुआ है। या मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ आज हम कैसे हैं ये हमारी हिस्ट्री में है, यानी चेन ऑफ इवेंट्स, एक एक करके चीज़ें होती गई तब हम आज ऐसे हैं। तो हमारा संविधान आज ऐसा क्यों है, बिकॉज इसकी शुरुआत आपके कैसे होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, उसमें से हमें शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट पे, उसके बाद हमारा संविधान बना। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो दोनों में ही सेम है। फिर उसके बाद हमारा आता है यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। फिर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डीपीएसपी। ये दोनों में ही कॉमन है, एनडीए सीडीएस दोनों में ही कॉमन। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, ये दोनों में ही कॉमन है। फिर उसके बाद हमारा आता है आपका जो एनडीए में पंचायती राज सिस्टम हमें करना होता है। भारत की संसद, यानी संसद में किस तरह से क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति क्या है, पर मतलब संसद का हिस्सा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, उपराष्ट्रपति क्या है, थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और लेकिन अगर हम सीडीएस में आ जाएं तो सीडीएस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आगे बढ़ के हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा संविधान का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हमारे संविधान में हुए, यानी एनडीए और सीडीएस में देखा जाए तो एनडीए में कुछ चैप्टर्स हैं पॉलिटी के जो आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस, और सीडीएस में पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटी का। ठीक है, और सीडीएस में पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं, इजी तो नहीं आते हैं, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, आपका सीडीएस में ज्योग्राफी आपका इजी आ जाता है, इसके अलावा ये तीनों सब्जेक्ट तो बहुत कठिन आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कठिन आते हैं तो ऐसा नहीं है कि परेशान होना, मैंने क्या बताया, कठिन आए पेपर तब समझो कि ठीक है ना। फिर उसके बाद तो पॉलिटी का जो पेपर होता है उसमें आपका एक तरह से कंप्लीट इसमें कर दिया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है जैसे एम लक्ष्मीकांत की किताब खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादातर आईएएस की तैयारी करने वाले एम लक्ष्मीकांत खरीदते हैं, वो खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत मोटी किताब है, उतना पूरा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कंप्लीट, है ना। तो जो क्लासरूम में जो नोट्स आपको बनवाए जाते हैं, जो आपको स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप उसी पे स्टिक करो पॉलिटी के लिए, क्योंकि पॉलिटी में अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में अगर मैं बताऊँ 10-12 क्वेश्चंस जो अगर आपके आएंगे तो 5-6 क्वेश्चन आपके बड़े इजी से होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा आपके टफ लेवल की तरफ थोड़े से आपके जाएंगे, मॉडरेट टू टफ। तो उनको करने के लिए हमें क्या होता है, एलिमिनेशन, यानी हमने अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो हम उन क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिटी का था। अब हम आ जाते हैं, अब एनडीए का तो हमारा यहाँ तक ओवर हो गया, यानी एनडीए तो लगभग समाप्ति पे है। एनडीए में पॉलिटी के केवल 1-2 इस बार है 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इससे पिछली बार वाला जो हुआ था केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पिछली बार वाला यानी कि लास्ट ईयर जो अप्रैल में हुआ था उसमें 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो एनडीए में कम ज्यादा कर रहे हैं पॉलिटी में, हालांकि इस बार तो धारा 370-71 से पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो इस बार है 3 क्वेश्चन पूछे थे, अदरवाइज तो मतलब गायब भी कर दिया था पॉलिटी को। लेकिन सीडीएस में आपका अच्छा खासा पोर्शन रहता है, तो जैसे सीडीएस में इक्वल आप इन चारों सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज 90 क्वेश्चन होते हैं, उन 90 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अच्छा खासा मतलब 10-15 करके आपके क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम आए, एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे जुड़ जाता है, इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट क्यों? यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है इन्वायरमेंट, और केवल यूपीएससी का ही नहीं, अपने देश में आजकल किसी भी, अपने देश नहीं पूरी दुनिया का ही फेवरेट टॉपिक हो गया है इन्वायरमेंट। कहीं पे भी कोई भी राजनेता, कहीं पे भी कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज़, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर एक तरह से इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि भैया हमने इसको ऐसा बनाया है कि पर्यावरण को क्षति ना हो। क्यों? क्योंकि इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी के मौसम में इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कई जगह जंगलों में आग लग रही है, कहीं जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। दुबई में देखिए अभी इस बार कुछ ही दिन की पहले की बात है, इतना ज़्यादा आपके वहाँ पर बारिश हो गई, यानी क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी वजह से लोगों को, दुनिया को क्लाइमेट सेंसिटिव होना चाहिए। भाई पानी वेस्ट नहीं करना है, बिजली वेस्ट नहीं करना है। तो ये कब होगा? जब स्कूल से ही उनको इन्वायरमेंट की शिक्षा दी जाएगी, यानी पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी। तो इसी वजह से पर्यावरण का एक सेगमेंट आपके सीडीएस के एग्जाम में एक्स्ट्रा हो गया है, और इसमें से भी 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है चूंकि इन्वायरमेंट, बिकॉज वो चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे जिसमें हो, बहुत सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देता है। और क्वेश्चंस ईजी नहीं होते, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, एक तरह से ज्योग्राफी में ही इसको आप जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत सटीक हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर टॉपिक्स आपके करंट से रिलेट करके आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कॉप की कोई बैठक चल रही है, जैसे अभी इस साल की जो बैठक हुई थी वो आपके दुबई में हुई थी, है ना, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पे जो आपका बैठक होती है, तो वो अभी कहाँ हुई थी? आपके यूएई में हुई थी, दुबई में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट हमारा आता है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर में एनडीए में कम से कम 10 क्वेश्चन रहते हैं। सीडीएस में अगर मैं इससे पहले बार वाले एग्जाम की बात करूं तो उसमें 28 क्वेश्चन थे। इस बार आपका शायद 23 या 24 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं, यानी कि सीडीएस में अगर करंट अफेयर भी आपने कर लिया तो आपका बहुत बड़ा आपका एक सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा, बिकॉज एक एक 2-2 नंबर पे आपका मेरिट इधर से उधर होती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर बिल्कुल ईजी आता है। अच्छा, एनडीए में कहूँ तो बिल्कुल इजी आता है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आधे क्वेश्चन आपका डिफेंस का करंट अफेयर रहेगा। जैसे भारत ने किस देश के साथ कौन सा रक्षा सहयोग किया, भारत ने किस देश के साथ राफेल मंगाया है, उस देश का नाम बताओ, या फिर किसी देश के साथ युद्ध अभ्यास हो रहा है, यानी जो आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है, उस एक्सरसाइज का नाम दे देंगे, बोलेंगे किस देश के साथ हो रही है। तो इस तरह का जीके रहता है, यानी कि एनडीए में आपका टफ ईजी रहता है। सीडीएस में अगर 28 क्वेश्चन है तो इस 28 में से 20 क्वेश्चन महा इजी आपके रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे अभी 3 मई आपका गुजरा है, उस दिन प्रेस फ्रीडम डे होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है ना, इस बार जैसे 159 रैंक है। या फिर ये पूछ लेगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। 1 मई जैसे गुजरा, 1 मई को लेबर डे होता है, कौन सेलिब्रेट करता है, आईएलओ। तो इस तरह से ही आपके, जैसे इससे पहले आपका अप्रैल हुआ था, अप्रैल में पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हुआ था, तो ये किस तरह से है, इस बार की थीम क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जो वाटर डे होता है ना, वाटर डे आपका 22 मार्च को होता है, तो पूछा था कि इस बार का वाटर डे कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, तो वो आपका न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कहाँ सेलिब्रेट किया था, आंसर न्यूयॉर्क। और एक बुक शायद आया था, बुक मतलब बुक्स के भी नाम आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी होता है आपका। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, अकॉर्ड हो गए, समिट्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर, इसमें से मतलब बहुत इजी करंट अफेयर रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आप बिल्कुल इजीली स्कोर कर सकते हो। और इस बार का भी करंट अफेयर, इस बार का एग्जाम आपका हिस्ट्री पॉलिटी तो कठिन आया था, लेकिन करंट अफेयर आपका बहुत ईजी आया था, तो करंट अफेयर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब नीचे लटकते हुए फल होते हैं, जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे कट ऑफ में हमको काफ़ी हेल्प भी करेंगे। फिर आ जाता है एक अलग सेक्शन, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। डिफेंस रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिफेंस की होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी हैं, जैसे मान लो ब्रह्मोस मिसाइल से क्वेश्चन आ गया, 2 स्टेटमेंट दे दिए कि इट इज़ अ क्रूज मिसाइल, तो हाँ बिल्कुल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। फिर दूसरा आ जाएगा कि इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, तो नहीं, क्रूज मिसाइल इतनी दूर थोड़ी ना जाएगी। तो ये तो हम मतलब कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके होती है। ठीक है, तो ये अब, या फिर तीसरा स्टेटमेंट दे दिया कि ब्रह्मोस को हम इंडिया और इजराइल के साथ मतलब एक तरह सहयोग करके बना रहे हैं, तो ये तो गलत है, बिकॉज ब्रह्मोस को हम इंडिया और रशिया ये दोनों सहयोग कर रहे हैं, तब ब्रह्मोस बना रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं डिफेंस के, तो ये भी काफ़ी आपका इजी सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी ये वाला हमारा टफ सेगमेंट हो गया, ये भी टफ हो गया, ये मॉडरेट टू टफ, अगर जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, अदरवाइज टफ है। बाकी ये हमारा इजी रहता है, ये भी मॉडरेट टू टफ रहता है, और ये सेगमेंट हमारा इजी रहता है। तो बिल्कुल सीडीएस में भी ऐसे नहीं घबराना कि मैम
आपने तो बोला एकदम IAS लेवल का होता है, हमने भी पेपर देखा, बहुत कठिन है, हम कैसे कर पाएंगे? तो ये हम बिल्कुल करवाएंगे। हम इन सारी चीज़ों की आपको तैयारी करवाते हैं, इन सब चीज़ों का प्रिपरेशंस। इसके लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। हमारा टारगेट CDS बैच जो आपका सितंबर एग्जाम होगा उसको टारगेट करता हुआ हमारा वॉरियर बैच आ चुका है। इसमें ज़्यादा जानकारी, आपको डेमो क्लासेस देखनी है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करेंगे और सारा इसमें ऐप में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हमारा ऐप है, उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप सेगमेंट पे जाएं, उस पर आप चेक करें, ठीक है। इसी तरह हमारा NDA की तैयारी के लिए, जो घर बैठे तैयारी करने के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है, ये हमारा हरक्यूलिस बैच है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि मैंने सारे सेगमेंट्स इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।